उसका -64, किसी का प्लस में आया ही नहीं। कितना आंसर है सबका आगे डाउट की। तो क्वेश्चन क्या था कि एक 2.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 2.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, क्या लेजर, और हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्केव। कॉन्केव मिरर देखते ही क्या याद आता है, कॉन्केव मिरर देखते ही क्या याद आता है, पहली फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में ना वही एक चीज है, वही एक ट्रिक। भैया अगर कॉन्केव मिरर है तो पक्का इसकी ना फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ये हम लोगों को बात याद रखना है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ इसकी कितनी हो जाएगी, -18 सेंटीमीटर। माइनस हमको खुद से लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, इसकी इमेज के ऑब्जेक्ट की दूरी पे रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर। याद रखना मिरर के केस में क्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्यू हमेशा नेगेटिव होगा, आप बना के देख लेना, फोर्स जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये नेगेटिव होता है। जब 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f में तो वैल्यू चेक करोगे ना, -18 और इसको -27, इसी अपने आप आपका क्या आ जाएगा, -64 सेंटीमीटर। यानी इसकी इमेज जो बन रही है वो 64 सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो स्क्रीन को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 64 सेंटीमीटर आगे रखना पड़ेगा। दूसरी चीज को पूछा है कि जब ऑब्जेक्ट क्लोजर टू मिरर होगा, के पास आएगा तो स्क्रीन कहाँ से करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के क्लोज आने लगेगा, जैसे ये हमारा मिरर और इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इधर मूव करेगा तो जो स्क्रीन थी वो मिरर की तरफ जाएगी, तो मिरर की तरफ जाएगी। देखो याद करो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफानाइट पे था, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफानाइट पे था, जब ऑब्जेक्ट इंफानाइट पे था तब इसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफानाइट पे होगा तो सारी रेज पैरेलल हो जाती है, सारी पैरेलल रेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट इंफानाइट पे तब ये फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आया तो ये इधर इमेज बन जाती है, याद है। देखो जब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो इमेज दूर जा रही है, याद है कि अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही। फिर से देखो ये और पास आया तो ये और दूर चला गया, जब ये यहाँ बना था तब इमेज कहाँ मिली थी हमको, यहाँ मिली थी, यहाँ पे बियॉन्ड। तो देखो जैसे जैसे क्लोज आता है तो इमेज दूर बनने लगती है, जैसे जैसे इसके पास आएगा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे स्क्रीन को हमें रीड करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको कंप्लीट आंसर। तो आज की क्लास में हम लोगों को शुरू करना है रिफ्लेक्शन। अभी तक के रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन की खास बात ये थी कि जो रे ऑफ लाइट थी ना, ध्यान दीजिए, जो रे ऑफ लाइट थी वो जैसे इसके ऊपर एंटर करती थी, इंसिडेंट करती थी, ये ना सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है, सेम मीडियम में, तो क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन। उस बार रे ऑफ लाइट क्या करेगी, मीडियम चेंज करने वाली। तो जैसे ही वो मीडियम को चेंज करती है तो पता है अपने पाथ पे डेविएट हो जाता है। प्रणव जी ये ध्यान रखना, जैसी रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करती है ना तो वो अपने पाथ पे डेविएट हो जाती है, फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अच्छा, इससे एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि आ, ये है रिवर। रिवर में पानी इतना है बस कमर तक के पानी है, आपको टर्निंग जरूरत है, चल के इसको पार कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रणव जी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और उनको क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। सोचो अगर रिवर नहीं होती तो इनका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता, वो सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाते। अगर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रोड होती, लेकिन बीच में पानी आ गया। अब बीच में पानी है तो पानी में कितनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको भी पता है। तो क्या वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, नहीं। अब वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, उनको अभी भी ना सबसे जल्दी पहुंचना है यहाँ। हाँ, देखो वो क्या पाथ फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे तो रोड है, यहाँ पे तो अपना मैक्सिमम स्पीड में चल सकते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक के ऐसे ही आ जाएंगे। और फिर पानी से जहाँ कुछ कम हो जाती है क्या करेंगे, शॉर्टेज रूट अपनाएंगे, पानी में बहुत स्पीड हमारी कम हो जाती है।
तो वो कैसे आएंगे पानी में? पानी में देखो ऐसे सीधे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से ना, क्या लग रहा है, पीले वाले पास या ग्रीन वाले पास कितनी जल्दी पहुंचेंगे? ग्रीन वाले। तो लाइट भी पता है ऐसी ही स्मार्ट है दूसरा नंबर। जब मीडियम तेज होता है ना, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो वो अपनी स्पीड को मैच करने के लिए क्या करती है, अपना पाथ थोड़ा सा डेविएट करती है। तो सीधा सा इसका आंसर ये है कि जैसे मीडियम चेंज होता है ना, तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। इस वजह से क्या करती है, अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देती है। तो अपने पाथ ऑन चेंजिंग मीडियम, रेडिएशन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ नोन एज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या करना है, रे ऑफ लाइट क्या करेगी, अपना पाथ ऐसे अपने मन से चेंज कर लेगी नहीं, जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। इसी बात समझ में आ गई। हेडिंग डाल दो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, हम लोग ने एक मीडियम लेके रखा है, बाहर में हमारा जो मीडियम है ना वो एयर है, और ये है ग्लास, ये है ग्लास। जहाँ पे एयर और ग्लास एक दूसरे से मिलेंगे ना, इसे हम कहेंगे इंटरफेस। इंटर, सारी चीजें यही करने वाली इंटरफेस से। तो कोई रे ऑफ लाइट है वो चली, और वो आके इंसिडेंट करी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऊपर। जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट करेगी ना, सबसे पहला हमारा काम होगा उस पॉइंट के ऊपर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल। बिना नॉर्मल बनाए आपका काम नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, जिस भी पॉइंट पे उसने इंसिडेंट किया है ना, उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है ना, इंटरफेस की परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। अब जब रे ऑफ लाइट है, अगर मीडियम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ होता, अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता, तो पता है रे ऑफ लाइट सीधी निकल गई होती। अगर देखो, अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो आपको पता है रे ऑफ लाइट ऐसी जाती। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया है, तो जो उसके पास से ना रेडिएट हो जाएगी। अब वो सीधा ऐसे नहीं जाएगी, वो या तो लेफ्ट को ले लेगी या तो राइट को ले लेगी। डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। यहाँ पे एयर है और इस पे ग्लास है। ग्लास ना ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट को मूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या करेगी, अपने पास को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए क्या करेगी, वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर देगा। ये पिंक वाला ना नॉर्मल है। अभी देखो ये तो सेम डायरेक्शन है, अगर हम बोलेंगे टूवर्ड्स नॉर्मल तो देखिए नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। और अगर मैं बोलूंगा अवे नॉर्मल, तो यहाँ से नहीं, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो जब ग्लास के केस में हम करेंगे ना, तो ये देखते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है ना, टूवर्ड नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये देखिए टूवर्ड नॉर्मल। आप देखोगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई, और यहाँ पे ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है, नॉर्मल से। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, जब रिफ्लेक्शन था उसमें आई और आर इक्वल थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में वैसा होगा क्या, नहीं है। जैसे मीडियम चेंज होगा ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो रिफ्रैक्शन में लिखो, ये है हमारा रिफ्लेक्शन। अभी रे ऑफ लाइट सीधे दिख रहा है कि सीधे बैंड हो रही है, रे ऑफ लाइट बैंड हुई, नहीं दिख रहा। दिख तो जाएगा यार, थोड़ी सी रे ऑफ लाइट बैंड हो रही है। ये देखो अभी ऐसी सीधी निकल रही है, जैसे ही इसमें जाएगी तो देखो अंदर की तरफ बैंड होगी। दिख रहा है ना, यही है क्या, रिफ्रैक्शन। पर इसमें ना बहुत सारे हिडन पॉइंट्स थे जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लो। द डेविएशन इन पाथ ऑफ लाइट, द डेविएशन इन पाथ ऑफ लाइट
when enter in another medium is known as refraction. Known as refraction. Known as refraction. आपने डेंस वर्ड सुना होगा, डेंस। हम लोग वहाँ पे रेट के फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे ना ऑप्टिकली डेंस नाम की चीज होती है। ऑप्टिकली डेंस मतलब लाइट की ना जिसमें ट्रेवल करने में बहुत दिक्कत है। एयर में चीजें दिक्कत नहीं होती, इसकी ना लाइट की स्पीड चलेगी लाइट। लेकिन जैसे ग्लास है ना, तो ग्लास की स्पीड बहुत कम हो जाती है। और हम मीडिया अलग अलग चेंज करके देखेंगे, जैसे डायमंड है उसमें और भी ज्यादा उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जितनी स्पीड कम होगी ना, ये उतना ज्यादा बैंड करता है। जितना ज्यादा लाइट बैंड की मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे जो हमें बताएगा कि कौन सी चीज कितनी ऑप्टिकली डेंस है। ठीक है, तो इसमें सब हेडिंग डालिएगा इसी के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा ध्यान दिया है इसके ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू। ये जो म्यू है ना, ये रेशियो, इसकी कोई यूनिट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन जिसमें मीडियम का म्यू आपको निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे? हमें इसकी वैल्यू ना पता है पहले से। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होगी? 3.5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग ना मीडियम, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा उस मीडियम का? म्यू कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? C। और ये तो नॉर्मल कोई और वेलोसिटी होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे C। तो यहाँ से इस फॉर्मूला हमको मिल जाता है क्या? म्यू इज इक्वल टू C बाई। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसको अगर डिफाइन करने बोलेगा तो आप लोग लिख सकते हो, reflection is defined as a ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ठीक। तो हमें अगर वाटर के लिए निकालना है, वाटर के लिए, भैया मैं म्यू ऑफ वाटर निकालूंगा। म्यू ऑफ वाटर मैं क्या करूंगा? ऊपर में क्या लूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ ऊपर तो हमेशा वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और नीचे क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जब ये निकाल के देखा गया ना कि यहाँ पे ये जो है ना, ऊपर में तो लाइट की स्पीड इतनी होती है, लेकिन जब आप वाटर में जाओगे ना तो उसकी स्पीड वो कम हो जाती है। कितनी टाइम कम हो जाती है? स्पीड ऑफ लाइट से ना 3/4 रह जाती है ऑन। स्पीड ऑफ लाइट का 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3। एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वाटर में, ये स्पीड है ना 3/4 टाइम्स है। 3/4 टाइम्स, इसको ऐसा भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है, C अपॉन 0.75 का क्वेश्चन है। तो म्यू ऑफ वाटर कितना है? 4/3। इसको हम लोग कह सकते हैं 1.33। इसलिए ये दोनों वैल्यू याद रखना, 4/3 और 1.33। न्यूमेरिकल में ना 4/3 रखने से उधर की वैल्यू सॉल्व हो जाता है। तो हमें इतना सब कैलकुलेशन नहीं, इधर म्यू ऑफ वाटर कितना होता है? 1.33 या 4/3। उसके बाद म्यू ऑफ वाटर कितना है? 4/3 या 1.33। तो याद रखना पड़ेगा, तो इसमें कई बार नहीं दिया रहता। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया ग्लास के लिए। तो हमने देखा
अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 to 10 to the पास 8 मीटर पर सेकेंड। और जब हम लोगों ने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया ना, तो पता है कितनी स्पीड आई? लाइट की 2 into 10 to the पास 8 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्लास के लिए न्यू कितना हो जाएगा? 3/2 या 1.5। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट लाइट। तुमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें सीधा ये याद रखना है, न्यू ऑफ क्लासेस 3/2 और 1.5। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट जब हम लोगों ने डायमंड के लिए किया ना, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 2.4। उसको हमको याद रखना है, कई बार इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज देता है। उसके बाद न्यू, जो भी कलर्ड मीडिया रहते हैं उसके लिए ना न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 2.4 है। कलर्ड मीडिया मतलब पेंटा, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी है तो इसलिए 2.4 से ऊपर। वाटर, ग्लास, डायमंड, क्या तो ये ट्रांसपेरेंट। अगर कलर्ड मीडिया आ गया ना, कुछ भी हो, आपने ग्लास को ही कलर कर दिया, वो भी कलर्ड मीडिया 2.4 से ज्यादा बस। तो भैया न्यू, न्यू ऑफ एयर, न्यू ऑफ वाटर, न्यू ऑफ ग्लास, न्यू ऑफ डायमंड, न्यू ऑफ पेट्रोल। इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। इसके लिए तो हमको पता है 2.4 से ज्यादा होता है, 2.4 से ज्यादा। इसके लिए तो एग्जैक्ट 2.4 होगा, इसलिए 2.4 से ज्यादा। ग्लास के लिए 1.5, इसके लिए 1.6। एयर के लिए कितना होता है न्यू का वैल्यू? हाँ, क्योंकि एयर में स्पीड कितनी लाइट थी? वही स्पीड के इक्वल है ना, तो एयर में भी स्पीड के इक्वल है, तो सी बाई सी क्या हो जाएगा? 1। एयर के लिए लिया इसकी वैल्यू 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी पूछे आप बता दीजिए। इसके बाद लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो किसी को ध्यान नहीं देना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी दो लॉ। पहला लॉ वही है पिछली तरह, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट सेम प्लेस। उसको लिख लो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में नंबर 1 है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, at the point of incidence lies at same place, lies at same place। इसका लॉ नंबर 2 है। लॉ नंबर 2 को तो ना पहले ऐसा लिख लो, न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही आगे चल के बनेगा कौन सा लॉ? सेम नेम ने इसको दिया था, इसके रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ भी कहते हैं, आई चेंज किया था। आगे चल के बदल। तो मेरे भाई साहब ने ये कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के एंगल का साइन, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। अभी लिख लो, तुम्हें समझा रहे हैं। लिखेगा फॉर अ मीडियम, फॉर अ मीडियम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
for a medium, the product of its refractive index and equation sign of angle sin sin cos theta होता है, sin का फुल फॉर्म ये sin of angle with normal is always constant, is always constant. उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो एंगल बन रहा है उसका साइन, जो एंगल बन रहा है उसका साइन, तो ऐसा ड्रॉ भी कर लेना और दिखाना कि ये देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल, यहाँ पे एंगल कौन बन रहा है आई, और यहाँ पे ये रे चली गई ऐसी, यहाँ पे बन रहा है एंगल आर। अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको दो अलग अलग मीडियम के लिए देखने मिलता है भाई, एक दूसरे मीडियम एंटर करेंगे तभी ना, ऊपर में एक अलग मीडियम होगा, उसका म्यू में कह दूंगा क्या, म्यू 1, और यहाँ पे दूसरा मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट अलग हो जाती है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग होगा। तो कितना आसान सा लॉ बताया है ने कि आप ऊपर वाले मीडियम को देखो, ऊपर वाले मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिख रहा है, म्यू 1, और इसमें एंगल कौन सा दिख रहा है, आई, तो इसको साइन आई इसी को। अब दूसरे वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2, और इसमें एंगल कितना दिख रहा है, आर, तो लिख दो साइन आर। अच्छा ये पर इसको ना रचना मत, किसी किसी क्वेश्चन में ना इसको अगर म्यू 2 बोल देगा, इसको म्यू 1, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भाई जिस मीडियम की बात कर रहे हो उसका एंगल और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको ऐसा रट मत लेना म्यू 1 साइन आई, ठीक है, मैं तो इसको म्यू 2 बोल सकता हूँ, इसको म्यू 1, मेरी मर्जी। साइन आई नीचे साइन आर। एक और चीज लिख लो, पहले लिखवा देना चाहिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं आपको बोलूं म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, इसका क्या मतलब समझोगे आप लोग, हाँ हाँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेकिन ये फिजिक्स के स्टूडेंट को समझ में आएगा, कोई ऐसा आदमी जिसके फिजिक्स आता ही नहीं, तो कैसे बताओगे क्या है ये, तो क्या समझ में आ रहा है। हाँ, ये हमको ये बताता है कि ग्लास में ना एयर के कंपैरिजन में स्पीड कितने टाइम कम हो जाता है, 1.5 टाइम्स लेस हो जाता है, 1.5 टाइम्स लेस। एयर में कितनी 3, इसमें 1.5 टाइम्स लेस हो गई, तो कितनी बची 2, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर डायमंड के लिए न्यू की वैल्यू है 2.4, इसका मतलब ये है कि हवा में जो स्पीड है ना लाइट की, डायमंड में ना उससे 2.4 टाइम्स कम है। लेकिन हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, जब हवा में इतनी है तो इतनी इतनी, अब क्या हमेशा रे ऑफ लाइट एयर से ही आएगी और मीडियम में किसी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पानी के अंदर कांच रखा है आपने, पानी से कांच में एंटर करे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो प्रॉपर्टी ही कितनी बहुत सारी चीजों की मिला के, ठीक है। हाँ ये हेडिंग डाल दियो, चलो उसके बाद में लिखवा देंगे। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखो, रेटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग ना ऐसे लिखेंगे म्यू 2 1, तो पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अभी तक के ना हमारे पास एयर था या वैक्यूम था, तो देखो हम ये जो ग्लास लिख रहे थे ना, ये अकेले ग्लास की, ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं,
एयर से वैक्यूम से। तो यहाँ पे ना ऐसा लिखा नहीं है आपको, बट वो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ एयर। तो पूरा पढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दूसरा मीडियम क्या है? ऑब्वियसली एयर है, वैक्यूम। लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, दूसरा मीडियम पानी है, पानी से उसमें जा रही है। इसको हम लोग ऐसा डिनोट करेंगे, पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ऐसा आपको लिखा दिखाई देगा कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर से कितने टाइम्स लेस स्पीड इन ग्लास, ये हम लोग निकालेंगे। निकालना बहुत आसान है कि अगर आपको ऐसा दिखाई दिया म्यू टू वन, तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, म्यू ऑफ टू डिवाइड बाई म्यू ऑफ वन। देख लो, उसको म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अगर मान लो आपको पूछ दिया कि आ, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको कैसा लिखोगे? ऊपर क्या लिखोगे? म्यू जी अपॉन म्यू वाटर। अच्छा, ग्लास का म्यू कितना होता है? 1.5, या उसको कैसे की टर्म्स में 3/3। और वाटर के लिए 4/3। तो सॉल्व करना, ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9/8। तो सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1.125। वैक्यूम अपॉन मीडियम। हाँ, इसमें हम वन क्यों नहीं लिख रहे हैं? चलो मैं बता देता हूँ। चलो, इसका मतलब तुम क्या समझ, ये छुपा हुआ है। इसको क्या लिखोगे? म्यू जी अपॉन म्यू ए। ऐसे लिखोगे म्यू जी। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इससे डिवाइड करने से अच्छा इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? बी ए बाई बी। भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, ये म्यू के टर्म्स में और ये वेलोसिटी के टर्म्स। तो लिख वही रहे हम लोग, वेलोसिटी इन एयर या वैक्यूम टू द वेलोसिटी इन मीडियम। देखो दिख रहा है ना, वेलोसिटी इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी इन मीडियम, क्लास मीडियम। नहीं है ऐसा? बोलो आगे। चलो, इसको भी इन्होंने बोला है तो हम लोग नोट कर लेते हैं कि म्यू टू वन, इसका मतलब क्या होगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? सी अपॉन डी से। मीडियम नंबर टू के लिए तो इसको हम लिखेंगे सी अपॉन डी टी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और नीचे क्या हो जाएगा? वन का, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी इन दैट मीडियम। म्यू का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? या मैंने पर्पल कलर से लिखा था, म्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा हमेशा? अभी तक आवाज नहीं आ सी बाई बी। अगर ये म्यू वन है तो ये क्या हो जाएगा? सी बाई बी बस। ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं तुमसे बोला भैया बताओ म्यू फाइव की कुछ क्या होगा, तो क्या बोलोगे? सी अपॉन 3 पाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फाइव इज इक्वल टू सी अपॉन 3 पाई। इसलिए तो वैक्यूम में है, ये फिक्स है। इसे वेलोसिटी इन दैट मीडियम, मीडियम का नाम क्या है? फाइव, तो फाइव। वैसे यहाँ पे वेलोसिटी इन मीडियम नंबर टू, यहाँ पे मीडियम नंबर वन। सी से सी कट जाएगा और क्या बचेगा? वी वन अपॉन थ्री। ये अपॉन टी टू है, इससे डिवाइड कर सकता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं वी वन बाई टू से, कट जाएगा वी वन बाई थ्री से। ठीक है यार। तो म्यू टू वन जब भी आपको दिखे, उसकी जगह पे आप लिख सकते हो म्यू टू अपॉन म्यू वन, या वी वन बाई वी। एक में वेलोसिटी, दूसरे में वेलोसिटी। याद रखो, इससे तो चीज याद रहेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ से ना, हम लोग थोड़ा सा वेव के साथ चीज को ना क्लब करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना, अंदर ही अंदर लाइट का ड्यूअल पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है।
एक ऊपर बहुत कथा कहानी है। सबसे पहले ना न्यूटन भाई साहब आए थे। न्यूटन भाई साहब ने बोला था कि भैया लाइट क्या है, पार्टिकल है। उसके बाद आए थे हाइगन। हाइगन अगले सेक्शन में हम इसे इंट्रोडक्शन करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, वेव जो है, लाइट जो है वो वेव नहीं करती। इसके बाद आ गया कि मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा होगा? मैक्सवेल ने इनका सपोर्ट किया, बोला कि हाँ सचमुच में लाइट ना वेव नहीं करती है। इसके बाद आ गए थे कौन? हमारे आइंस्टीन भाई साहब। आइंस्टीन भाई साहब इन्होंने क्या बोला होगा? इन्होंने प्रपोज किया था कि नहीं भैया, ये कभी कभी पार्टिकल है और कभी कभी वेव है। तो इन्होंने ना इसकी ड्यूअल नेचर की बात कर दी। उसके बाद में डी ब्रॉगली आते हैं। डी ब्रॉगली वो इनकी बात को ना थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं और एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं कि हाँ वाकई में इसका ड्यूअल नेचर है। तो जब लाइट का ड्यूअल नेचर है तो हमको ना शुरुआत से उसको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला ना बच्चों को कई बार याद नहीं रहता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अगर ये वेव है तो वेव की एक चीज होती है क्या? कोई भी वेव की एक फ्रिक्वेंसी होगी और एक वेवलेंथ होगा। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, आप ही लोगों ने बोला फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ। तो पता है वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो वेवलेंथ की यूनिट लेंथ क्या होगी? मीटर। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पर सेकेंड। तो आ गया ना, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ना हम लोग एक ही में यूज करते थे, एफ सिंबल से। इस बार फ्रीक्वेंसी के लिए ना हम लोगों ने एक नया सिंबल निकाला है। नए सिंबल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? न्यू। तो अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से नहीं लिखेंगे, हम लोग न्यू से डिनोट करेंगे। सारी बुक्स में ना उसी को फॉलो करते हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वेलोसिटी को पता है क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहाँ पे वेलोसिटी अलग है तो वहाँ पे वेवलेंथ अलग होगा। यहाँ पे वेलोसिटी अलग है तो यहाँ पे वेवलेंथ अलग होगा। एक बात याद रखना, मीडियम जब चेंज होता है ना तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? तो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? सोर्स। जैसे कि एरा गैरा मीडियम चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती, मीडियम चेंज होने पर जैसे ये कट जाएगा और क्या बचेगा? लैम्डा वन बाई लैम्डा। तो कुल मिला के हम लोग अभी फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने बोला, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एक की रिस्पेक्ट दूसरे का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो जिस सीक्वेंस में लिखा है ना मैं इसको वैसे लिख दूंगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन। लेकिन अगर वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना है तो वी वन बाई टी टू। और वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना है तो लैम्डा वन बाई लैम्डा। इस चीज को याद रखो अगर ढंग के क्वेश्चन बनाना है तो। फालतू क्वेश्चन बनाना है तो बस इसमें काम हो जाएगा। 12th स्टूडेंट को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे याद रखना। अभी तक याद हो गया होगा सबको। सारे बेसिक है, सारे डिजिट है। हाँ ट्रांसफॉर्मर। दिक्कत वो याद रखना, म्यूटी बाई म्यू वन। तो पहुंच गए यहाँ तक। एक आध क्वेश्चन बनाते फिर आगे बढ़ते। देखिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। नहीं भी देता तो हमें पता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3 and that of water is 1.2.
full stop. If the speed of light in water, if the speed of light in water is, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है तो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करूं? बी. मीडियम में ना मतलब बी. वैक्यूम में बस क्या रहता है तो भाई इसको बी डब्ल्यू लिख दो. वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत है. तो पूछ रहा है आपको व्हाट कंप्लीट करवाया क्या मैंने. हाँ इज दिस मच. फिर लिखिएगा फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो वन लाइनर. एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला वी टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू. और अगर हमें एकदम ही बेसिक से चले हमको फार्मूला नहीं पता है तो देखो म्यू जी का मतलब क्या है. म्यू जी का मतलब क्या होता है सी अपॉन वी जी. तो पता है ना म्यू जी बस क्या होता है बाई जी. भाई मीडियम ग्लास है तो ये भी ग्लास. एक बात बताओ म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होगा. सी अपॉन वी डब्ल्यू. यहाँ से देखो सी जी को क्या आ जाएगा म्यू जी वी जी. और यहाँ से सी जी को क्या आ जाएगा सी जी को यू डब्ल्यू सी डब्ल्यू. लेकिन सी तो कांस्टेंट है ना तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे. सिंस सी इज कांस्टेंट ये दोनों इक्वल है तो आप लोग लिख सकते हैं यू सी वी जी जी को यू डब्ल्यू सी डब्ल्यू. ये गिवन है ये गिवन है ये गिवन है बीच में ये एकदम बेसिक है. लेकिन फिर बच्चे को फॉर्मूला पता है म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन बाई वी टू. तो एक लाइन में ठोक देगा तो ये वाला वन लाइनर क्वेश्चन. कैलकुलेटर यूज नहीं करना है जैसा एग्जाम में बनाना है वैसे यहाँ बनाना. तो यहाँ से डी निकाल लेंगे हम लोग. तो यहाँ से डी की ये हो जाएगा 1.8 to 2.25 into 10 to the power 8 अपॉन 1.5. पता है 15 15 का होता है 225. 15 का 225. तो 15 से ये 1.5 टाइम्स में कर जाएगा 1.5 into 1.3. ज्यादा अच्छा. अरे उसने दिया ही इसलिए कि 1.5. भाई 15 का स्क्वायर होता है 225. 15 का स्क्वायर क्या है 225. इससे ये 1.5 टाइम्स कर जाएगा. ठीक है ना. ऐसी कितने 15 से ये 1.5 है. हाँ. तो 1.3 into 1.5 आ गया होगा वो कितना हो जाता है
1.95 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। जिसको ऐसे बनाना है वैसे बना सकता है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ठोक dt बाई v1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। इसके लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ठोक दिए, मैंने आपके लिए कैसे बना। तो एक और क्वेश्चन, a ray of light of frequency, a ray of light of frequency 5 into 10 to the power 14, 5 into 10 to the power 14 hertz, 14 hertz is passed through a liquid, passed through a liquid, full stop, wavelength of light in liquid, wavelength of light in liquid is found to be, बोर्ड पे लिखा है 450 into 10 to the power minus 9 meters. Calculate refractive index of liquid. अच्छा ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और ये दिया हुआ है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हुआ है, मतलब वो क्या निकलवाना चाह रहा है, वेलोसिटी क्या होती है फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ। चलो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसका म्यू निकालो उस मीडियम का, उस लिक्विड का। भैया म्यू ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, सी अपॉन वेलोसिटी इन लिक्विड। और वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये होता है 3 इंटू 10 to the power 8। फ्रीक्वेंसी में दे रखा है 5 इंटू 10 to the power 14 और वेवलेंथ दे रखा है 450 इंटू 10 to the power -9। उसने म्यू निकालने बोला, म्यू क्या होता है सी अपॉन टी। हमें वेलोसिटी तो निकालना है, और वेलोसिटी क्या होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्यों आती है,
हमें इसमें निकालने बोला है म्यू, और म्यू क्या होता है, सी बाई वी। म्यू तो हमें पता है, वी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, दो ही चीज गिवन। 1.3 आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को भरोसा कर रहा हूँ। 1 म्यू की कुछ होता है सी बाई वी, वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो दैट इज ऐसा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to glass. Find the refractive index of diamond with respect to glass. देखो इन्होंने लिख दिया है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जो मैंने वर्ड से बोला उन्होंने उस तरह से लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ, जो पहले रहता है उसको पहले लिखते हैं, म्यू ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ डी। डायमंड का म्यू तो सबको पता है 2.4, ग्लास का भी सबको पता है कितना, 1.5। हाँ ये आ जाएगा, 15 की टेबल में 240 कितनी बार में आता है, 15 16 बार में। ये आ जाएगा कितना, 1.6। 15 टेबल में 240 आते हैं, 1.6। आसान है ना ये, जब भी ऐसा पूछेगा इसके रिस्पेक्ट में दूसरा, इसका नाम पहले है, उसको ऊपर लिखो। चलो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। अच्छा उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, उसे लिख लेना। ऑन रिफ्लेक्शन, ऑन रिफ्लेक्शन कुछ चीजें ना चेंज हो जाती हैं और कुछ चीजें चेंज नहीं होती। अच्छा रिफ्रैक्शन में एक चीज आप सबसे कॉमन फेनोमेना है, आप चेंज होते हुए देखते हो, क्या है वो, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट ना चेंज हो जाती है, मीडियम चेंज होगा। और क्या, वेवलेंथ, किसी भी चेंज हो जाती है। और जो चेंज नहीं होता है सबसे पहले वो क्या, फ्रिक्वेंसी। भैया ये कौन डिसाइड करता है, तो कोई एरा गैरा मीडियम चेंज कर देगा, नहीं। एक और चीज जो कभी चेंज नहीं होगी वो है फेज, और एक और चीज है जो चेंज नहीं होगी वो क्या है, कलर। अब बच्चा बोलता है सर मेरे घर में तो रेड कलर का ग्लास लगा है, अंदर तो रेड कलर की रोशनी आती है, तो चेंज कर दिया सर कलर। इतना नादान है वो बच्चा। कईयों के मन में डाउट आ गया, हाँ चेंज हो जाता है, आया ना डाउट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी इसको नोट करो। इसलिए नेचर क्या करती है, अच्छा तुम ना बहुत सारे फ्रूट लेके आओ और बहुत सारे बंदरों के सामने रख, इंसानों के सामने रखोगे ना, वो अपना जेब भर भर के ले जाएंगे, उनकी मंकी ना वो एक एक उठा के अपना खाते हुए चले जाएगा। नेचर क्या करती है, स्टोर करने का काम नहीं करती। तो अगर रेड कलर का ग्लास है ना, सन से जो लाइट आ रही है उसके छाते पर लगे, क्या करता है, उसके पास रेड ऑलरेडी, तो बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है और रेड को जाने देता है, तो वो तो है उसके पास। तो हमें क्या दिखता है, रेड, तो उसने कलर चेंज नहीं किया, बाकी तो रोक लिया, सिर्फ रेड को पहले नहीं। अच्छा ब्लैक कलर का ग्लास होता है तो क्या होता है, कुछ नहीं आता है ना, उसके पास कुछ नहीं हो, सबको एब्जॉर्ब करता है ना। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो
हो जाने की तो ये सारी चीजें देखिए, ये याद रखना है इसको। ना तो फ्रिक्वेंसी, ना तो फेज, ना तो कलर। एक चीज है जो ना कई बार डाउट आता है, लाइट का कलर कौन डिसाइड करता है, फ्रिक्वेंसी क्या फेज है? बच्चे बोलते हैं कि सर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ तो फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, है ना, वेलोसिटी भी दोस्तों फ्रिक्वेंसी से दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है लेकिन फ्रिक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होते। तो कलर कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रिक्वेंसी, कलर कौन, क्या बोला मैं, वेवलेंथ बोल दिया। हाँ, कलर कौन डिसाइड करता है? फ्रिक्वेंसी, क्योंकि कलर भी फिक्स है और फ्रिक्वेंसी भी फिक्स है। तो फ्रिक्वेंसी है जो कलर को डिसाइड करता है। बोल चाल में हम लोग ने ऐसा बोल देते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है। तो कलर और वेवलेंथ को हम लोग चेक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है। फ्रिक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? तो ठीक है, इस चीज से याद रखना। और एक और चीज याद रखना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, इसको लिख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन, न्यू किसकी किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये है, ये ना प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया है, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। क्योंकि डायमंड का आप 2.4 बोलते हो, जब उसको कहाँ रखा है आपने, हवा में। लेकिन अगर उसको ग्लास में डाल दिया तो क्या हो जाएगा उसका 1.3, 1.6, अभी अभी आप लोगों ने निकाला। तो ये ना पेयर की बात है। अगर उसी डायमंड को आप पानी में डुबा दोगे ना तो उसका म्यू अलग होगा, क्योंकि इस बार पेयर चेंज हो गया, इस बार वाटर से डायमंड में जा रही है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। पेयर, कौन कौन सा पेयर यूज करते हैं? इसके बाद ये डिपेंड करता है किससे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू की वैल्यू ना कम होने लगेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू की वैल्यू कम होने लगेगी। और ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टी है, ग्लास का टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो उसका म्यू कम हो जाता है। म्यू कम होने का मतलब क्या है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, कम हो जाती है। क्या बताया था, म्यू क्या बताता है, कितना स्लोअर है। तो म्यू की वैल्यू कम हो गई मतलब स्लो में कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाता है। हमको तो कितना याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू कम हो जाता है। और म्यू हमें दिखाता है स्लो में, स्लो है। 3.4 का मतलब है 3.4 टाइम स्लो है एज कम्पेयर टू बैक। चीजें एकदम ऊपर से तो नहीं जा रही, नॉर्मल चीज चल रही है। ये तीन चीजें आप लोग याद रखना। वेवलेंथ कम तो न्यू ज्यादा। हाँ, क्योंकि वेवलेंथ के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है, वन अपॉन लेमडा, वन अपॉन लेमडा। तो इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो टॉपिक का डेरिवेशन फॉर्मूला हम लोग अभी देख लेंगे, पर लिखेंगे आप लोग टॉपिक का नेक्स्ट। तो अभी देख लो, बस इसका डेरिवेशन देख लो, ये क्या चीज है। टॉपिक का नाम है अपरेंट टेस्ट। टॉपिक का नाम क्या है? अपरेंट टेस्ट। अपरेंट का मतलब होता है आभासी, तो वहां पे है नहीं लेकिन हमको फील हो रहा है कि वो वहां पे। अगर आप लोग मछली को देखेंगे ना पानी में, पानी में मछली, अगर आप वहां पे मछली को पकड़ने जाएंगे, मछली पकड़ नहीं आएगी, तो मछली ना एक्चुअली मछली नीचे होती है। आप एक्सपेरिमेंट करना कि घर में मग वगैरह नहीं,
एक पेन वगैरह रख के देखना, आपको पेन ना अंदर में ऐसा बैंड हुआ दिखाई देगा। कोई भी चीज अगर आप लिक्विड में डालकर रखोगे ना तो वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे इसके ऊपर इसलिए दिखेगी। वो रियल डेप्थ में दिख रही है क्या? नहीं। तो मैंने एक अलग डेप्थ दिखी, तो क्या कहते हैं अपर एंड डेप्थ। तो हमें मछली जो दिख रही है वो वहां पे नहीं है, वो उससे नीचे है। लेकिन मछली को हम लोग जहाँ दिखाई दे रहे होते हैं ना, मछली को हम लोग कुछ ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहे हैं, हम लोग इससे नीचे हो। अच्छा, जो हवाई जहाज ऊपर जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देना आप लोग। ऊपर में जो एरोप्लेन जा रहा है, हमें दिख रहा है कि वो वहां है, एक्चुअल में वो उसके ऊपर होता होगा या नीचे होता होगा? तो जवाब लास्ट में आप लोग देना। एरोप्लेन ना हमको कहीं पे भी उसकी जगह पे नहीं दिखता है, हमें भी ना वो अलग जगह पे दिखता है, तो हमें यही बताना है कि वो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है कि नीचे दिखाई देता है। ये लास्ट में आंसर मिलेगा। चलो, अपर एंड डेप्थ इसका फॉर्मूला आएगा, हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। और देखो क्या है अपर एंड डेप्थ। ये देखो, ये येलो कलर का पानी है, येलो कलर के पानी में यहाँ कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एकदम ध्यान से देखिए इसका डेरिवेशन। अच्छा, एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है? इनफाइनाइट रेज निकलती है, लेकिन मैं अपने मतलब की रेज से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अपने मतलब की रेज। और सुनिए एक और बात, कि आपकी आईज कैसी होती है? छोटी बड़ी बड़ी आईज, छोटी छोटी आईज है हमारी, छोटी छोटी आईज है। जैसे ये मान लो आपकी आई है, अब यहाँ से मैं दो रेज को निकालूंगा। एक रे होगी जो इधर को जाएगी, और एक रे होगी जो इधर को जाएगी। आपकी आंखों में ये दो रे के कारण तो इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। आपकी आंखों में आने वाली रे से ही इमेज बनेगी। तो पता है, यहाँ से दो रे ऐसे निकली होगी, एक रे, और जो दूसरी रे ऐसे निकली होगी, उसके कारण आपकी आंखों में इमेज बनेगी। आपकी आंखों में इमेज किसके कारण बनेगी? इन दोनों रेज के कारण। लेकिन मैं इन दोनों रेज को ही नहीं दूंगा अभी, क्योंकि फिर उससे मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं आपको दो अलग अलग रेज लेके बताऊंगा कि ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है। लेकिन एक्चुअल हमारी आंखों में कौन सी रेज आ रही है? ये वाली। फिर मैं लास्ट में इसके थ्रू भी समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, तो चलो भाई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस पे ना इतना नीचे रखा हुआ है, ये इतना नीचे। इसको मैं कहूंगा रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ। और इसको मैं ना डी लेटर से रिप्रेजेंट करूँ, डी लेटर। लेकिन पता है, ये थोड़ा सा हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से यहाँ तक की को मैं क्या कहूंगा? अपर एंड डेप्थ। जैसे हमें फील हो रहा है, ये रियल डेप्थ। और वो दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो जैसे ये इतना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ना कई बार अपरेंट डेप्थ पूछता है और कई बार शिफ्ट। बच्चे लोगों को अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पता होता है, दूसरा शिफ्ट है, वो अपरेंट डेप्थ निकाल के खाली छोड़ के आ जाए। तो देखना ध्यान से कि शिफ्ट पूछा है कि अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ क्या हो जाता है? शिफ्ट। आखिर छोटा सा फॉर्मूला। चलो भाई, वैसा हमें दिखाई क्यों देता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया ओ। अब देखो, ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी जो कि सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, ये एक रे निकली जो कि सीधा ऊपर जाएगी, सीधा पार हो गई। रिफ्रैक्शन में एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया था, कि देखो यहाँ पे अगर कोई एक मीडियम रखा हुआ है, यहाँ पे कोई रे ऐसी आती है वो थोड़ी सी ऐसी बैंड हो जाती है। लेकिन अगर कोई रे सीधा परपेंडिकुलर आई, तो पता है वो सीधा परपेंडिकुलर ही पास। तो रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है ना, वो बिना रिफ्रैक्ट हुए नॉर्मल भी कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है, अब उसको अवे या टूवर्ड्स आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो परपेंडिकुलर आएगी वो परपेंडिकुलर जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें करके देखना है, करके देखते हैं। ये देखो, जो सीधा परपेंडिकुलर आया वो सीधा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि हल्का सा भी इधर हुआ तो देखो बैंड हो रहा है। लेकिन जो परपेंडिकुलर आता है वो परपेंडिकुलर जाता है, इसको याद रखना। जो परपेंडिकुलर आता है वो परपेंडिकुलर ही चला जाता है।
फिर वापस तो देखो ये रे ऑफ लाइट इसने मीडियम तो चेंज की, लेकिन इंटरसेक्ट की कैसी है, परपेंडिकुलर, तो ये सीधे निकल रही है। अब एक दूसरी रे की हम लोग बात करते हैं। ये जो दूसरी रे है वो निकली इस डायरेक्शन, तो निकली इस डायरेक्शन में। अब देखो इसने यहाँ पे इंसिडेंट क्या वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट की है? नहीं, तो एंगल पे किया है, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे, नॉर्मल। सबसे पहला काम नॉर्मल, तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल बना देते हैं। ये मैंने बना दिया नॉर्मल, तो जो ये बन गया इस पॉइंट से नॉर्मल। ये देखो ये बन चुका है नॉर्मल। अब आपको पता है जब मीडियम, जब हवा से ग्लास में जाती है ना ऑप्टिकली डेंसर में, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है, और जब डेंस से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। देखो ये रे जो थी ना, एक्चुअल में अगर यहाँ पे कोई मीडियम चेंज नहीं होता, अगर कोई मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधे ऐसे निकल जाती है। लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, और ये कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है। अगर ये डेंस से रेयर में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो देखो ये चले गई इस डायरेक्शन, अभी चलेगी इस डायरेक्शन। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसी में क्या कहूंगा, इंसिडेंट रे ना, ये तो इंसिडेंट कर रही है, ये आ रही है वो इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या कहलाएगा, 8। उसके बाद देखो जो ऑब्जर्वर वहां पे है, उसकी आंखों में जब ये दो रेज जाएंगी तो वो क्या करेगा, वो उसको बैक ट्रेस करेगा। ये वाली रेज उसकी आंख में गई, ये वाली रेज जब वो उसको बैक ट्रेस करेगा ये तो सीधा पीछे आ जाएगी, और जब ये रे को बैक ट्रेस करेगा ना, देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो जो दो रेज यहाँ पे मिली वही पे क्या बनती है हमारी इमेज, तो उसको ना यहाँ पे इमेज दिखाई, भाई उसकी आंखों में कौन सी रे आई, एक ये आई और एक ये आई। अगर यही वाली चली जाती तो देखिए दोनों को बैक ट्रेस करता उसको यहाँ से, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी बैंड हो गई, क्योंकि बैक ट्रेस करेगा ना तो उसको यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। ये रे उसकी तरफ आ रही है, इसको लगेगा ना सोर्स यहीं पे है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगी, तो देखो हाँ वो यहाँ पे ये रियल डेप्थ, ये क्या हो जाएगी, अपरेंट डेप्थ, ये हो जाएगी अपरेंट, और ये क्या हो जाएगा, तो कई बार ये निकालने बोलते हैं, कई बार ये निकालने बोलते हैं। तो चलो हम लोग अपरेंट डेप्थ से यहाँ से निकालें, ठीक है। यहाँ पे हमने दो मीडियम यूज किए हैं, एक मीडियम होगा हमारा लाइट मीडियम और एक होगा हमारा डेंस मीडियम। तो देखो एक मीडियम होगा हमारा ये, इसको हमने नाम उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू थी और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डॉट। अब ये वाला जो इंटरफेस पॉइंट के ऊपर हम लोग लगाएंगे फील्ड लॉ, रिफ्लेक्टिव लॉ कौन सा, फील्ड लॉ। तो इंटरफेस के ऊपर हम लोग इस लॉ को लगाने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा ही था कि मीडियम में उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल का साइन। तो येलो वाले ने देखो, येलो वाले में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिख रहा है, म्यू टू, और उसमें एंगल कौन सा दिख रहा है, आई इज इक्वल टू। अब मीडियम चेंज हो गया, वहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन, और वहां पे एंगल कितना दिख रहा है, हाँ म्यू हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन, साइन आर अपॉन साइन। इस डायग्राम में देखो ये दोनों पैरेलल लाइन की, अगर ये एंगल आई है, देखो परपेंडिकुलर का जो एंगल आई है ये वाला भी कितना होगा, आई। उसके बाद देखो ये वाली रे और इसके बीच में नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है आर, यहाँ पे भी देखो ये वाली जो रे आएगी इधर से, इधर पे जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला आर। देखो परपेंडिकुलर के साथ इसने यहाँ पे बनाया आर, परपे यही वाली तो रे है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर, ये वाला एंगल हो जाएगा आर। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। अब यहाँ से ट्राइंगल में देखो ओ ए सी, यहाँ से साइन आई निकाल सकते, साइन आई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन निकालने साइन, साइन। ये देखो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ओ बी, साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। और साइन आर बता दो, ये वाला ट्राइंगल देखो,
एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन आई बी। इसमें पुट कर देते हैं साइन आई बाई साइन आर का, तो हमें क्या मिल, अच्छा म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिख सकते हैं, म्यू टू वन। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू वन इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन ओ बी। ए बी से भी कट जाएगा, ओ बी ऊपर चला जाएगा, तो म्यू टू वन इज इक्वल टू ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी। अब यहाँ पे देखो, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि हमारी आंखों में कौन सी दो रेज आएंगी जो बिल्कुल पास पास होंगी। देखो ये पहली रे अगर ऐसी है, तो जो दूसरी रे होगी ना वो बिल्कुल ऐसी होगी, तभी तो हमारी आंखों में आएगी। तो एक्चुअल में ये ऐसा डायग्राम बनेगा, पर ऐसा अगर मैं बनाऊं तो आई और आर कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूर दूर बनाया। तो इस डायग्राम के हिसाब से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है, दोनों एक दूसरे के क्लोज है, बहुत क्लोज है। तो जो डिस्टेंस ओ ए है वही डिस्टेंस ओ बी है। सिंस ए एंड बी आर वेरी क्लोज, तो हम बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट है ना, इससे बहुत क्लोज है, तो ओ ए बोलो चाहे ओ बी बोलो, एक ही बात है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ओ बी की जगह पे ओ ए और आई बी की जगह पे आई ए। अब मुझे बताओ ओ ए क्या चीज, रियल डैश, वो है रियल डैश, और आई ए क्या चीज है, अपरेंट डैश। ये हमको फॉर्मूला मिल गया है, क्या फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला से म्यू टू वन इज इक्वल टू रियल डैश अपॉन अपरेंट डैश। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो अपरेंट डैश इज इक्वल टू क्या होता है, रियल डैश अपॉन म्यू। म्यू टू वन म्यू हमेशा एक मीडियम में उसमें आपको वो दे देता है, एयर दे देता है, ग्लास होगा या वाटर होगा, उसका मीनिंग आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि अपरेंट डैश, अपरेंट डैश इज इक्वल टू रियल डैश, याद रखना है अपॉन टी। इसको हम लोग ना टी से डिनोट करते हैं, तो हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टी बाई। उसके बाद हम लोग निकालते हैं शिफ्ट, शिफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल माइनस अपर। तो हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, जो हो जाएगा आर माइनस अपरेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा रियल डेप्थ से मैं किससे डिनोट किया हूँ, डी से, और रियल डेप्थ क्या होता है, डी बाई म्यू। तो यहाँ से सिक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे, डी वन माइनस वन अपॉन म्यू। ये वाला फॉर्मूला बोल में आया था, आगे आधा आधा, ठीक है, इसको लिखोगे तो पूरा पूरा proof, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ गया, हाँ पूरा पूरा भी आ जाएगा। तो सही हो गया है, ठीक है, हाँ यहीं पे रोक देंगे हम, अगली क्लास में लिखवाऊंगा। ये तो समझ गए ना, रियल डेप्थ, अपर डेप्थ और शिफ्ट। कभी शिफ्ट निकालने बोलेगा और कई बार अपर डेप्थ निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग हमारे पास ना डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला और ये वाला। अगर वो अपर डेप्थ निकालने बोलेगा तो रियल डेप्थ अपॉन म्यू, आपको ये जगह से रहेगा कि ना, पानी में, पानी में 10 सेंटीमीटर के नीचे कोई ऑब्जेक्ट, तो रियल डेप्थ दे दिया, और पानी बोला तो उसका म्यू दे दिया, तो बताओ उसमें शिफ्ट कितना देखने मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, डी वन डेप्थ दे रखा है, वाटर बोला है तो म्यू हमें पता है, क्वेश्चन इसकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वो मीडियम दे देगा आपको, मीडियम दे देगा मतलब म्यू दे दिया, रियल डेप्थ या अपर एंड दे देगा, बहुत आसान है। लेकिन इसका कई बार ना फॉर्मूला भी डिराइव करना सीखता है, तो फॉर्मूला अगर आप डिराइव करोगे तो देखिए डायग्राम बनाना है, एक बार फुल लॉ लगाना है और हमारा डेरिवेशन भी होगा, कोई तब नहीं है। ये तो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये जैसे खत्म होगा हमारा टी आई आर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टी आई आर जैसे खत्म तो फिर हमारे लेंस वगैरह शुरू हो जाए, रिफ्लेक्शन थ्रू, हाँ 2 मिनट बैठे आ रहे हैं।